सबसे पहला कोर्दुगलू अगर कोई है, सबसे पहला मीर जाफर मीर सादिक का टाइटल किसी को मिलना चाहिए तो वो हमारे अफसर खान, जो बड़ा कौम मिल्लत की बात करते हैं, लेकिन ऐसे ही लोग आज से कई साल पहले टीपू सुल्तान के दौर में भी थे और हमारी क़यादत को ख़त्म करने में ये ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उसी के साथ साथ दिल्ली गेट के पास रहने वाला इलियास पहलवान हर महीने 2 महीने के अंदर अपने घर में है तो एक मौलाना को बुलाते हैं, इज्तिमा करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, लेकिन उसका ईमान के ऊपर कितना यकीन है ये देखिएगा कि ये एक उर्दू अखबार में 13 तारीख के दिन जब इलेक्शन आने वाला था, इलेक्शन का दिन था, उस वक्त इन्होंने ये अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट छापा था। ये उर्दू अखबार के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आया था और इसके अंदर ये जनाब की खुद की तस्वीर है। ये वही जनाब है जिन्होंने 2014 के अंदर एक विशेष अखबार निकाला था, उर्दू के अंदर एक अखबार निकाला था, और जो अखबार जिसने छापा था वो अबू बकर रहबर नाम के अपने आप को पत्रकार जो कहते हैं, तो इन्होंने है तो मेरे खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था और 2014 के अंदर ये अखबार रातों रात छापा गया था। इलेक्शन के एक रात पहले इसे बांटने के लिए दिया गया था और ये कहा गया था कि इम्तियाज जलील को क्यों नहीं वोट देना है करके। अब ये साहब जब इज्तिमा करते हैं, अपने घर में मौलानाओं को बुलाते हैं, तो इनका खुद का ईमान कितना कमजोर है आप इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए देखिएगा। इन्होंने लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है, ये इनकी हेडलाइन है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो दिया है उसके ऊपर लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है। इलियास पहलवान, सुन अब अच्छी तरीके से, तेरा यकीन होगा कि तेरी जिंदगी और मौत का फैसला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या चंद्रकांत खैरे कर सकता है करके, लेकिन मेरा मौत का, मेरी जिंदगी का फैसला जो है वो मेरा रब करता है। और अगर तेरा ईमान इतना कमजोर है तो दोबारा अपने घर के अंदर वो महफिल सजाना नहीं जहां पर तू मौलानाओं को बुलाकर वहां पर उनकी इस्तेमा लेता है, दीन हदीस की बातें करता है और वहां पर लोगों को खाना वाना खिलाता है। कोई मौलाना जब तेरे पास आए तो पूछना उनसे कि मेरी जिंदगी और मौत का फैसला नरेंद्र मोदी करेगा, चंद्रकांत खैरे करेगा, देवेंद्र फडणवीस करेगा, योगी करेगा या मेरा रब करेगा। उसमें अगर तेरा ईमान, और उसके साथ जो और कोर्दुगलू जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी तस्वीरें दी है, उसमें एक लोटा कारंजे का ये सालिक हसन खान, इसका पूरा हिसाब किताब जो है मैं बताऊंगा कि ये साहब के क्या क्या कारोबार है। तीसरा ये है जफर अली मर्चेंट, ये उस्मानाबाद से आके यहाँ पे जो फड़फड़ा रहा है और जिसके घर के ऊपर कुछ पत्थर पड़ा था, तो 10 मिनट के अंदर उसने बोल दिया था कि ये पत्थर इम्तियाज जलील ने मारा था। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इम्तियाज जलील तेरे घर पे पत्थर मारने के लायक नहीं है। उसमें जिस दिन मेरी सनकी तो मैं क्या करूंगा, जफर मर्चेंट तेरे को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, तू उस्मानाबाद से आया हुआ है और यहाँ पर ये अपने आप को एक दाढ़ी, सफेद दाढ़ी और टोपी पहनकर, जो अबू बकर रहबर साहब जिन्होंने 2014 में मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखे थे वो है, और एक कोई परवेज अली है जिसकी एक दुकान यहाँ पर कुछ कांच वांच की दुकान है या तो ये लोगों की अपनी तस्वीरें हैं। तो ये जितने के जितने हैं इन्होंने अपने पेशानियों के ऊपर लिख लेना अगर हमारी क़यादत नहीं आती है। और दूसरा एक बड़ा कोर्दुगलू जो है जिसने है तो ये उर्दू अखबार के अंदर अपनी तस्वीर के साथ छपाया है, शोएब हाशमी, और एक बड़ा डॉक्टरों का ग्रुप तैयार किया। उसके भाई ने है तो एक इंडिया अलायंस को कैसे जिताना चाहिए करके लोगों के जहनों के अंदर बात डाला और यही बता रहा था कि हमें इंडिया अलायंस को जिताना है तो इम्तियाज जलील को यहाँ से हराना है करके। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं भी यही कहता था कि सारे हिंदुस्तान में तुम पूरी सीटें जीत जाओ, लेकिन औरंगाबाद की सीट से तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ है। दरअसल ये लोग खुद सियासत के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए, मेरी कोई इसके अंदर कोई मुखालिफत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऊपर जा रहा है और अपना ही भाई ऊपर जा रहा है तो उसे नीचे कैसे खींचा जाए करके उसमें। तो ये काम ये हमारे शोएब हाशमी जो डॉक्टर है, एशियन हॉस्पिटल का डॉक्टर है ये, और इसने जिस तरीके का काम, मेरे हिसाब से कल मैं जीतूं या हारूं, लेकिन अपने पेशानी के ऊपर लिख के लगाना और शहर के अंदर घूमना कि इस जिले का कोर्दुगलू मैं हूं करके, क्योंकि इस जिले की, इस शहर के राजनीतिक इतिहास का जब सफर लिखा जाएगा उसमें, तो सफर के अंदर मेरा नाम छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए और ये कोर्दुगलू का, ये मीर सादिक का, ये मीर जाफर का नाम जो है वो बड़े अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा।
कि जब 44 साल हो गए थे हमारी क़यादत को, उसके बाद ये लोगों ने किस तरीके से साजिशें रची थी मुझे हराने के लिए, और नतीजा क्या हुआ है। ना इनकी पार्टी जीत रही है हिंदुस्तान लेवल के ऊपर, और ना इनका इकलौता एक जो खासदार पूरे महाराष्ट्र के अंदर आया है उनको हराने के लिए ये क्या किए है करके उसमें। तो मेरा यही कहना है कि इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसमें मैं हो सकता है कि आगे मैं रहूं ना रहूं करके, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिएगा कि इतने साल लग गए हमें अपने इत्तेहाद के बल के ऊपर अपनी क़यादत खड़े करने का, और आज उसी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए किसी ने पैसे लेकर पैसों की लालच के अंदर ये एक ऐसा खेल खेला है करके, किसी ने जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया ये इलेक्शन का। उसमें आप सोचिएगा कि इनका ईमान कितना कमज़ोर है कि ये कहते हैं कि इलेक्शन ज़िंदगी, अरे हम जब तक है जिंदा है हम लड़ते रहेंगे उसमें, और ये लड़ने का हमें इख्तियार जो है यही इलेक्शन की वजह से मिला था, और हम जाकर वहाँ पर तेज़ आवाज़ के अंदर लड़ते थे पार्लियामेंट के अंदर, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो आगे भी लड़ते रहेंगे। तो जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अर्श वाले मेरी हिम्मत संभालना, क्योंकि दुनिया वालों की बड़ी हसरतें हैं मुझे गिराने की। मैं तमाम नौजवानों से एक बार फिर अपील करूँगा कि अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखिए, अपने यकीन के ऊपर और जिंदा आप मजबूत रहिएगा, इबादत करिएगा, आप दुआ करिएगा, उसमें दुआओं में बहुत ताकत होती है, और इंशाअल्लाह जो भी नतीजा आएगा उसके अंदर हम उसे सर आँखों पर कबूल करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। नस्र मिनल्लाह व फ़तन क़रीब। मैं आज आपके बीच में जो आया हूँ वो ये बताने के लिए कि सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 10 साल से आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया एक बार आपके शहर की नुमाइंदगी एक आमदार की हैसियत से करने का, और उसके बाद 5 साल एक खासदार एक सांसद की हैसियत से काम करने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति के अंदर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन ये मुकाम उन्हें मिलता नहीं है। ये तो आप लोगों की मोहब्बत थी, ऊपर वाले का करम था, और एक ईमानदार हमारी कोशिश थी कि जिसकी वजह से आज हमने 28 दिन पहले मैं आया था पूना शहर से, और यहाँ पर ये ऐलान किया गया था कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। आप लोगों ने भरपूर तायीद की, साथ दिया, और उसी का नतीजा है कि मैं 28 दिनों के अंदर एमएलए बन गया। फिर जब एमपी की बात आई तो 22 दिन पहले ये फ़ैसला लिया गया कि इलेक्शन लड़ेंगे हम, इम्तियाज़ जलील इलेक्शन लड़ेगा, और असद साहब ने मुझे मौका दिया, और फिर एक बार ज़िले की पूरी आवाम ने मेरा साथ दिया और मैं एमपी बन गया। 2024 का इलेक्शन आया, हमने बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत की, दिन रात हमने काम किए, और काम की बुनियाद के ऊपर हम लोगों के बीच में गए। हमने ना तो कभी जात, धर्म, मज़हब या ऐसे मुद्दे जिसका आम जिंदगी से, आम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, उन मुद्दों को कभी हमने हाथ नहीं लगाया। हमने हर एक धर्म के, हर एक मज़हब के लोगों को साथ में लेकर चले, और बड़ी खुशी है कि ये इलेक्शन के अंदर इतने सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं। जीत और हार क्या होती है ये इसका फ़ैसला तो लोग तय करते हैं यकीनन, लेकिन जितनी मोहब्बत मुझे मिली है इन 10 सालों के अंदर मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे मुझे चाहने वाले लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, मेरा भी यकीन है कि इंशाअल्लाह हम कल जीतेंगे। ये अलग बात है कि एग्ज़िट पोल कुछ अलग बता रहा है, लोगों के अंदर चर्चा कुछ अलग हो रही है, लेकिन एग्ज़िट पोल पिछले टाइम में भी मेरे हक़ में था, ऐसा नहीं है। एग्ज़िट पोल पिछले 2019 के अंदर भी कहते थे कि इम्तियाज़ जलील का जीतना बड़ा मुश्किल सा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़िट पोल के ऊपर यकीन नहीं रखता हूँ। सीक्रेट बैलेट है, किसने किसको वोट दिया है किसी को कोई पता नहीं चलता है। कई ऐसे परिवार है जहाँ पर पति ने किसी एक को दिया है, पत्नी ने किसी एक को, और बच्चों ने किसी
तीसरे को वोट दिए है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल सा है, पता नहीं है एग्जिट पोल किस बुनियाद के ऊपर निकाले जा रहे हैं करके, लेकिन हमारा यकीन है कि हम लोगों ने जिस तरीके की मेहनत किए है, इतना एक बात कहना चाहूँगा, जीत और हार जो भी फैसला है ये हमारे किस्मत में अगर होगा, अगर अल्लाह ने हमारे किस्मत में ये लिखा है कि इम्तियाज़ अली दोबारा आपका नुमाइंदा बनना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, हम उस मुकाम के ऊपर ज़रूर पहुँचेंगे। और अगर खुदा न करे, अगर समझ लीजिएगा कि कुछ फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आता है, तो भी मैं अपने नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, इलेक्शन है, कोई ज़िंदगी और मौत तक की बात नहीं है। एक बात यह है कि अगर हम जीते इंशाअल्लाह अल्लाह करीम से, तो यकीनन बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे लोगों की दुआएं इसके अंदर काम आएगी। बहुत सारे जाति धर्म के और ख़ास तौर से इस ज़िले के ये जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से मेरा साथ दिया है, अलग अलग जाति धर्म के, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं इस ज़िले से, शहर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसको डेवलप करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन के अंदर क्या क्या चलता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर किसी वजह से समझ लीजिएगा कि इलेक्शन हमारे हक़ में नहीं आता है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ हो गई है और बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं रहती है। यकीनन जो मेहनत करते हैं, जो उम्मीद लगाए हैं, जो जश्न की तैयारी कर रहे हैं, उनको मायूसी होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह आपको ऐसी मायूसी कल नहीं मिलने वाली है। लेकिन इलेक्शन है, सीक्रेट बैलेट है, क्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत पॉजिटिव फ्रेम से हमने जाना चाहिए। जीते तो ऐसा कोई हरकत नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी दूसरे कैंडिडेट को या उसके चाहने वालों को या किसी और समाज को ऐसी कोई हम नारे ना लगाए कि जिसकी वजह से उन्हें ठेस पहुँचे। और खुदा न करे अगर हमारे हक़ में नहीं आता है, तो भी हमें बड़ा सब्र के साथ काम करना है और ये समझ के चलना है। देखिए कि जिस ईमान के ऊपर हमें यकीन है, ये समझने का कि अल्लाह ने अगर यहाँ पर हमें कुछ नतीजे नहीं दिए हैं, तो हो सकता है इसके पीछे कोई एक अलग मसलहत होगी ऊपर वाले की, अलग चाह होंगी और इससे बेहतर कुछ करना चाहता होगा ऊपर वाला, तो इस वजह से ये हुआ है। तो इस बात का यकीन तो हमें ईमान के ज़रिए मिलता ही है, उसको पुख्ता रखिएगा, उसको ज़िंदा रखिएगा उसमें। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, खुदा न करे अगर ये रिज़ल्ट हमारे हक़ में नहीं आता है, मैं कुछ लोगों का नाम ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगा जिन लोगों ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया मुझे हराने के लिए, और ये शहर के अंदर इसी बुनियाद के ऊपर घूम रहे थे कि हमें भाजपा को हराना है, उन्हें सत्ता में आने से रोकना है, इस वजह से इम्तियाज़ जलील को यहाँ पर हराना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो 2014 में निकले थे, 2019 में निकले और 2024 के अंदर, इनका काम धंधा ही यही है कि वो लोग इसी तरह का काम करते रहते हैं। खुद तो आगे बढ़े नहीं है, लेकिन कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसे नीचे कैसे दिखाना चाहिए, गिराना चाहिए, उसके लिए यकीनन ये लोग कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अक्सर नीयतों पर भी दारोमदार होता है। इलेक्शन के देखिए, एक तो सबसे पहला ये है कि जो इतने साल हो गए, मेरे हिसाब से 200-300 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, आज भी लोग जो है टीपू सुल्तान को जिन लोगों ने ख़त्म किया था, उनकी साजिश जो रची गई थी, उसके पीछे मीर सादिक और मीर जाफ़र को आज भी लोग याद करते हैं। तो हमारे शहर में भी ऐसे मीर सादिक और मीर जाफ़र मौजूद है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन्होंने जब 44 साल के बाद, 40 साल के बाद हमारी क़यादत दोबारा खड़ी हुई, तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए, यही मीर सादिक और मीर जाफ़र का काम है। उसमें मैं हार जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन ज़िंदगी भर तुम अपने दामन के ऊपर ये दाग लेकर घूमते रहेंगे, बल्कि तुमने अपने पेशानियों के ऊपर ये नाम लिखा देना कि मैं इस औरंगाबाद ज़िले का कुर्दुगलू अगर कोई है तो मैं हूँ करके। तो ये ऐसे जो 8-10 लोग हैं जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है, जो अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से पैसा लेकर आए हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा, अफसर खान नाम का जैसा एक क्रिमिनल शख्स जिसकी ज़िंदगी है तो जुआ खेलने में, जुआ खिलाने में, थिएटर के सामने ब्लैक करने में चली गई है, ये अच्छी तरह से जानता है, और जिसने उसे टिकट दिया है वो भी अच्छी तरह से जानता है कि ये कभी जीतने वाला नहीं है। लेकिन मुझे हराने के लिए इस मैदान में उतारा गया था, और ये शख्स ने
मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसने भाजपा से भी पैसे उठाया, इसने चंद्रकांत खैरे के पास से भी पैसे उठाया और खुद अपनी पार्टी के पास से भी उसे कितना मिला है नहीं मिला है पता नहीं है। लेकिन इसका मकसद यही था और इसे लाया इसीलिए गया था कि मुझे किस तरीके से हराया जाए। तो